नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ज्ञान रंजन जी की बहुत ही सुंदर कहानी। शीर्षक है पिता। तो चलिए दोस्तों, आनंद लेते हैं। उसने अपने बिस्तरे का अंदाजा लेने के लिए मात्र आध पल को बिजली जलाई। बिस्तरे फर्श पर बिछे हुए थे। उसकी पत्नी ने सोते सोते ही बड़बड़ाया, आ गए, और बच्चे की तरफ करवट लेकर चुपचाप हो गई। लेट जाने के बाद उसे लगा कि जैसे बहुत बड़ी डकार आने वाली है, लेकिन उसने डकार नहीं ली। उसे लगा कि ऐसा करने से सबकी नींद में खलल पड़ जाएगी। जो चारों तरफ खामोशी है उसमें खलल पड़ जाएगा। अभी घनश्याम नगर के मकानों के लंबे सिलसिलों के किनारे किनारे सवारी गाड़ी धड़धड़ाती हुई गुजरी थी। एक बहुत साफ भागता हुआ शोर होता रहा। सर्दियों में जब ये गाड़ी गुजरती है तब लोग एक प्रहर की खासी नींद ले चुके होते हैं। गर्मियों में 11:30 का कोई विशेष महत्व नहीं होता। यूं उसके घर में सभी लोग जल्दी खाया पिया करते हैं और जल्दी ही सोया करते हैं और सुबह जल्दी ही उठ जाते हैं। आज बहुत गर्मी है। रास्ते भर उसे जितने लोग मिले उन सबने उससे गर्म और बेचैन कर देने वाले मौसम की ही बात की। कपड़ों की फजियत हो गई है, बदहवासी, चिपचिपाहट और थकान। अभी जब सवारी गाड़ी शोर मचाती हुई गुजरी तो उसे ऐसा लगा कि नींद लगते लगते टूट गई, जैसा जाड़ों में प्रायः लगता है। बल्कि यूं लगा कि अगर सोने की कोशिश नहीं की तो सचमुच बहुत देर हो जाएगी। उसने जम्हाई ली तो पंखे की हवा बहुत गर्म लग रही थी और उसकी आवाज़ जो थी वो बहुत उसे परेशान कर रही थी, क्योंकि पंखा बहुत पुराना था। उसने सोचा कि दूसरे कमरे में लोग शायद उसी की तरह जम्हाइयाँ ले रहे होंगे, लेकिन फिर सोचा कि दूसरे कमरों में पंखे पुराने नहीं, अब मुझे सोचना बंद कर देना चाहिए। लेकिन फिर उसने एक बार अन्य कमरों की आहट लेनी चाहिए, पर 2-3 मिनट तक उसे कुछ सुनाई नहीं दिया। सन्नाटा था, गहरा सन्नाटा। तभी पिता की बाहर जो चारपाई पड़ी थी वो चरमराई। वो किसी आहट से उठे होंगे। उन्होंने डांट कर उस बिल्ली का रोना चुप कराया जो शुरू हो गया था। बिल्ली थोड़ी देर तक चुप रहकर फिर रोने लगी। अब पिता ने डंडे को अपनी चारपाई पर कई बार पटका। उस दिशा की तरफ खदेड़ने वाले ढंग से दौड़े जिधर से रोना आ रहा था बिल्ली का, और चिल्लाने लगे, हट हट हट। जब वो घूम फिर कर लौट रहा था तो पिता अपना बिस्तरा बाहर लगाकर बैठे थे। कनखी से उसने उन्हें पीठ का पसीना रगड़ते हुए देखा और बचता हुआ घर के अंदर दाखिल हो गया। उसे लगा कि पिता को गर्मी की वजह से नींद नहीं आ रही है, लेकिन उसे इस स्थिति का भी रोष हुआ। सब लोग पिता से अंदर पंखे के नीचे सोने के लिए कहते हैं, पर वो जरा भी नहीं सुनते। हमें क्या, भोगे कष्ट। कुछ देर पड़े रहने के बाद वो उठा और उसने उत्सुकतावश खिड़की से झांका। सड़क की बत्ती छाती पर है। गर्मियों में ये बेहद अखर जाता है। पिता ने कई बार करवटें बदली, फिर शायद चैन की उम्मीद से पाटी पर बैठकर पंखा झलने लगे। पंखे की डंडी से पीठ का हिस्सा खुजलाते जहां हाथ की उंगलियां नहीं पहुंच पा रही थी। आकाश और दरख्तों की तरफ देखते, कुछ चैन पाने के लिए बहुत हल्की उम्मीद से शिकायत उगलते, बड़ी भयंकर गर्मी है, एक पत्ता भी नहीं डोलता। उनका ये वाक्य जो नितांत व्यर्थ है। अभी अभी बीते क्षण में डूब गया मैं। गर्मी बरकरार है और रहेगी भी, क्योंकि ये जाड़े बरसात का मौसम तो है नहीं। पिता उठकर घूमने लगते हैं। 1 या 2 बार घर का चक्कर चौकीदारों की तरह लगाते हैं और देखते हैं कि कहीं कोई सेंध वेंध तो नहीं लगा रहा। लौटकर थके स्वर से हे ईश्वर कहते हुए माथे का पसीना पोंछते हैं। बड़ा गजब है। कमरे की एक दीवार में टिककर बैठ जाने पर वो काफी तनाव से सोचने लगा। अंदर कमरों में पंखों के चलने की आवाज आ रही थी। उसके नीचे पसरे हुए लोग आराम से सो रहे होंगे। फिर सोचने लगा कि गर्मी बहुत ज्यादा है, शायद मेरी तरह उन्हें भी नींद नहीं आ रही होगी। बड़ा गजब है। कमरे की एक दीवार में टिककर बैठ जाने के बाद काफी तनाव में वो बैठकर सोचने लगा। इस साल जो नया पेस्टल खरीदा था उसने, वो आंगन में दादी अम्मा के लिए चलता है। बिजली का मीटर तेज चल रहा होगा, पैसा खर्च हो रहा है, लेकिन पिता की रात तो कष्ट में ही गुजर रही है। गजब है ना ये। गजब तो पिता की जिद है। वो दूसरे का आग्रह अनुरोध माने तब ना। पता नहीं क्यों पिता जीवन की अनिवार्य सुविधाओं से चिढ़ते हैं। वो झल्लाने लगा।
चौक से आते वक्त 4 आने की जगह 3 आने और 3 आने में तैयार होने पर 2 आने में चलने वाले रिक्शे वालों से घंटों झगड़ते रहते हैं। धीरे धीरे सबके लिए सुविधाएं जुटाते रहे, लेकिन खुद उसमें नहीं समय बिताते। कम से कम शामिल तो हो जाएं। पहले लोग उनकी काफी चिरौरी किया करते थे, पर अब लोग हार गए हैं, जानने लगे हैं कि पिता के आगे किसी की नहीं चलेगी। आज तक किसी ने पिता को वॉश बेसिन में मुंह धोते नहीं देखा। बाहर जाकर बगिया वाले नल पर ही कुल्ला करते हैं, दातून करते हैं। दादा भाई ने अपनी पहली तनख्वाह से गुसलखाने में उत्साह से एक खूबसूरत सावर लगवाया था, लेकिन पिता को अरसों से हम आंगन में धोती को लपेटे हुए तेल चुपड़े बदन पर बाल्टी से नहाते हुए देख रहे हैं। खुले में स्नान करेंगे, जनेऊ से छाती और पीठ को पोंछेंगे। शुरू में दादा भाई ने सोचा कि पिता उसके द्वारा सावर लगवाने से बहुत खुश होंगे, उन्हें नई चीज का उत्साह होगा। पिता ने जब कोई उत्साह नहीं दिखाया तो दादा भाई मन ही मन काफी निराश हो गए। 1-2 बार उन्होंने हिम्मत करके कहा कि आप अंदर आराम से क्यों नहीं नहाते, तब भी पिता आसानी से उसे टाल गए। लड़कों द्वारा बाजार से लाई बिस्किट, महंगे फल पिता कुछ भी नहीं लेते। कभी लेते तो उनका नाक भौं सिकुड़ जाता था। उसके बेस्वाद होने की बातें शुरू कर देते थे। अपनी आम बट, गजक और दाल रोटी को छोड़कर उन्होंने कभी भी किसी चीज को हाथ नहीं लगाना सीख कर समझा। वो अपना हाथ पांव जानते हैं, अपना अर्जन और उसी में संतोष है उन्हें। वे पुत्र जो पिता के लिए कुल्लू का सेब मंगाने और दिल्ली एम्पोरियम से धोतियां मंगाकर उन्हें पहनाने का उत्साह रखते थे, अब पिता के विरोधी होते जा रहे हैं। सुखी बच्चे भी अब गाहे पगाहे मुंह खोलते हैं तो क्रोध ही उगलते हैं। बाहर से आम के टपकने की आवाज आई। वो जानता था कि पिता उस आवाज को साधने की कोशिश करेंगे और टटोलते टटोलते अंधेरे में आम खोजेंगे और खाली गमले में इकट्ठा करते जाएंगे। शायद ही है कि कोई 1-2 आम उनसे चूक जाए। रात भर पहरेदारी करते रहते हैं। दीवार से काफी देर उसी तरह टिकी रहने के कारण उसकी पीठ दुखने लगी। रीढ़ के नीचे की हिस्सा सुन्न होता गया। बाहर पिता ने फाटक खोलकर सड़क पर लड़ते चिचियाते हुए कुत्तों को हड़काया। उसे ये बहुत खराब लगता है। कई बार कहा, मोहल्ले में हम लोगों का सम्मान है, 4 भले लोग आया जाया करते हैं, आपको अंदर सोना चाहिए, ढंग के कपड़े पहनने चाहिए और चौकीदारों की तरह रात को पहरा देना बहुत ही बुरा लगता है, भद्दा लगता है। लेकिन पिता की जिद के आगे कोई कुछ नहीं कर पाता। उन्हें जो पसंद था वो वही किया करते थे। पता नहीं किस दर्जी से कुर्ता सिलवा लिया करते थे। टेढ़ी जेब, सदरी के बटन ऊपर नीचे, सभा सोसाइटी में चले जाते। घर भर को बुरा लगता। लोगों के बोलने पर पिता कह देते, आप लोग जाइए ना भाई, कॉफी हाउस में बैठिए, झूठी वैनिटी को दिखाने के लिए बेरे को टिप दीजिए, यहाँ 1.5 रुपए वाले बाल कटवाइए। रहमान क्या, मुझे क्यों घसीटते हैं। लोगों का बोलना चुटकी भर में धरा का धरा रह जाता। पिता तो वैसे चुप रहते थे, लेकिन जब बात बहस की हो, उन्हें खींचा जाए तो काफी करारी और हिंसात्मक बात कह देते थे। उल्टे उन्हें घेरने वाले हम भाई बहन अपराधी बन जाते। कमरे से पहले एक भाई खिसकेगा, फिर दूसरा, फिर तीसरा और धीरे धीरे सब चले जाएंगे। फिर माँ भी अंदर आ जाएगी और पिताजी विजयी हो जाएंगे। पिता कमरे में गीता पढ़ेंगे और झोला लेकर बाजार सौदा लेने चले जाएंगे। होता हमेशा यही है। सब मन में तय करते हैं, आगे से पिता को कभी नहीं घेरेंगे, लेकिन थोड़ा समय गुजरने के बाद फिर लोगों का मन पिता के लिए उमड़ने लगता है। लोग मौका ढूंढने लगते हैं कि पिता का किसी तरह अपने साथ सुविधाओं में थोड़ा बहुत उन्हें शामिल किया जाए, पर ऐसा नहीं हो पाता। वो सोचने लगा कि भूखे के सामने खाते समय होने वाली व्यथा शरीकी किसी स्थिति में हम रहा करते हैं। यद्यपि अपना खाना हम कभी स्थगित नहीं करते, लेकिन पिता की बेचैनी देखकर मन बड़ा अधीर हो जाता था। पिता अद्भुत है और विचित्र भी। वो सोचते हुए उठा, कमरे में घूमने लगा और सिगरेट पी सकने की सुविधा नहीं थी उसे, क्योंकि ऐसा करने से लोगों की नींद में खलल होगी। उसका जी घबराने लगा था। पिता अद्भुत और विचित्र है और ये बात वो भूल नहीं रहा था। पिछले जाड़ों में बड़े भैया ने
उन्हें कोट का एक बेहतरीन कपड़ा ला कर दिया था। पहले तो वो उसे लेने को तैयार नहीं हुए, लेकिन माँ ने जब काफी उन्हें मनाया तो वो राजी हो गए। उसी खुलदाबाद के लमटू दर्जी के यहाँ उसको सिलाने के लिए चल पड़े। सुधीर ने कहा, कपड़ा कीमती है, चलिए एक अच्छी जगह से आपका नाप सिलवा दूंगा, वो ठीक सिएगा, मेरा परिचित भी है। इस बात पर पिता काफी हिकारत भरी नजरों से उसको देखने लगे। वो चिढ़ उठे, मैं सबको जानता हूँ, वही म्युनिसिपल मार्केट के छोटे मोटे दर्जियों से काम कराते हैं और अपना लेबल लगा लेते हैं। साहब लोग, मैंने कलकत्ते के हॉल एंडरसन के सिले हुए अपने जमाने के कपड़े पहने हैं, जिनके यहाँ अच्छे खासे यूरोपियन लोग कपड़े सिलवाते थे। ये फैशन वैसन जिसके आगे आप लोग चक्कर लगाया करते हैं, उसके आगे पाँव की धूल है। मुझे व्यर्थ पैसा खर्च करना नहीं अच्छा लगता। कितना परस्पर विरोधी तर्क दिया पिता ने। ऐसा वो अपनी जिद को सर्वोपरि रखने के लिए किया करते थे। फिर सुधीर ने कपड़ा छोड़ दिया, जहां चाहिए वहां सिलवाइए या भाड़ में झोंक आइए, हमें क्या। वो धीमे धीमे बुदबुदाया। पिता बाहर अकबकाकर उठ पड़े। शायद थोड़ी देर पहले जो आम बगीचे में गिरा था उसकी आवाज जैसे अब उन्हें सुनाई पड़ी हो। वो खिड़की से बाहर देखने लगा। किंचित टिका टिका सा पीठ के पसीने से बनियान चिपक गई थी। मन उसका मात जो था वो मथ जा रहा था, ऐसा लग रहा था। बड़ी बीबी को आराम से सोता देखकर उसको कुछ विचित्र सा लगा। शायद पिता की खाट खाली थी, वो गिरा आम टटोलने के लिए बगिया में घुसे होंगे। पिता कितने विचित्र हैं। लंबे समय से वो केवल 2 ही ग्रंथ पढ़ते चले आ रहे हैं, यत्रवत नियमत, रामायण और गीता। लंबे 35 वर्षों तक अखंड केवल रामायण और गीता, उसके सिवा कुछ भी नहीं। उसे कभी भयावह, कभी सम्मानजनक और कभी झूठ लगता यह सोचकर कि कोई व्यक्ति केवल 2 पुस्तकों में जिंदगी के 35 साल कैसे काट सकता है, और कैसे काट लेते हैं वो। तभी उसका बच्चा कुनमुनाकर रोने लगा। उसने तपाक से खिड़की छोड़ी और अपने बिस्तर पर इस प्रकार से लेट गया जैसे वो सो रहा हो, क्योंकि सोचने लगा कि अगर पत्नी ने उसको देख लिया तो बेकार के प्रश्नों की छड़ी लगा देगी। देवा ने बच्चे के मुंह में दूध दे दिया। वो खुद बिस्तरे पर सोता हुआ मालूम रहा। बच्चे ने दूध की बोतल पीना शुरू कर दिया और चप चप की आवाज आ रही थी। उसने तय किया कि जब देवा के बारे में वो कुछ सोचेगा या उसके शरीर को छूता रहेगा। उसने देवा के कूल्हे पर हाथ रखने की कोशिश की, लेकिन उसे तनिक भी उत्तेजना अपने अंदर महसूस नहीं हुई। उसने थोड़ी देर उत्तेजना की प्रतीक्षा की। इस हरकत से ऊब होने लगी और मन भी लांछित होने लगा। बाहर पिता को सो जाया देखकर उसने फिर झांका कि पिताजी सो गए हैं कि नहीं सो गए। घर के अंदरूनी हिस्सों में लोग आराम से या कम आराम से किसी तरह से सो तो गए होंगे। वो विवादग्रस्त हुआ और अनुभव करने लगा। हमारे समाज में बड़े बूढ़े लोग जैसे बहू बेटियों के निजी जीवन को स्वच्छंद रहने के लिए अपना अधिकांश समय बाहर ही बिताने लगते हैं। क्या पिता वैसा ही करना चाह रहे हैं, इसीलिए उन्होंने ये सब शुरू किया है? उसे पिता के बूढ़ेपन का ख्याल आने पर सिहरन हुई। फिर सोचा, पिता अभी बूढ़े नहीं हुए, उन्हें प्रतिक्षण हमारे साथ साथ जीवित रहना चाहिए। भरकस पुरानी जीवन व्यवस्था कितनी कठोर थी। उसके मस्तिष्क में एक खिंचाव सा आ गया। विषाद सर्वोपरि था। उसे आंखों में हल्का जलन होने लगी। अगर कोई शीत युद्ध ना होता पिता और पुत्रों के बीच, तो वो उन्हें जबरन खींचकर अपने बगल में सुला लेता। लेकिन उसे लगा कि उसका युवापन एक प्रतिष्ठा की जिद कहीं चुराए बैठा है। प्रतिष्ठा के आगे कभी बहुत मजबूर, कभी कमजोर हो जाता, और उसे भुगत भी रहा है। दरअसल उसका जी अक्सर चिल्ला उठने को हुआ, पिता तुम हमारा निषेध करते हो, तुम ढोंगी हो, अहंकारी हो, वज्र अहंकारी। लेकिन वो कभी चिल्ला नहीं पाया। चिल्लाना उसके लिए मुमकिन ही नहीं था। वो अनुभव करता कि उसके सामने जिंदगी पड़ी है और पिता पर इस तरह चिल्लाने से उसका ही नुकसान हो सकता है। उसको लगा पिता लगातार विजयी हैं, कठोर हैं तो क्या, उन्होंने पुत्रों के सामने कभी हाथ तक नहीं पसारा।
लगता है दीवारों में भी अब पसीना बहने लगा है। खुद को छुरा भोंक देने से, दीवार पर सिर पटकने से या सोती बीवी के साथ पार्श्विक हो जाने से उसके मन की गर्मी कम नहीं हो रही थी। उसने ईश्वर को बुदबुदाया कि आप इतनी गर्मी क्यों करते हैं। केवल हल्के हल्के हाथ के पंजों से सिर के बालों को दबोच कर रह गया। मौसम की गर्मी से अधिक प्रबल तो उसके पिता का हट है। उसके सामने एक घटना मजबूती से टंग गई। उसने घटना को मन में दोहराया। वायुसेना में नौकरी करने वाला उसका कप्तान भाई बहन की यूनिवर्सिटी के खर्चे के लिए 2 वर्ष तक 50 रुपया महीना भेजा करता था। कप्तान भाई होली अवकाश मनाने घर आ गया। पिता ने उसके हाथ पर एक 1200 रुपए की पासबुक थमा दी। सबको लगा ये बड़ा आकस्मिक है। कप्तान भाई को हैरत हुई और हल्की सी खुशी कि एकाएक काफी रुपए मिल गए। लेकिन इस बात से उसे दुख हुआ और पराजय का भान हुआ कि उसने अपने को छोटा महसूस किया। 2 वर्ष तक बहन के खर्चे के लिए जो पैसा भेज रहा था, जो सोच रहा था कि उसने थोड़ा बहुत बहन के लिए कर लिया, सब एक पल में नगण्य हो गया। फिर तो वो अनुभव कर रहा था कप्तान भाई ज्यादा सोचते नहीं थे, खिलाड़ी तबीयत के थे, यान की तरह चुटकी में धरती छोड़ देते। कितने मस्त हैं कप्तान भाई। उसे लगा पिता एक बुलंद भीमकाय दरवाजे की तरह खड़े हैं जिसे टकटकाकर हम सब निहायत बिद्दी और दयनीय होते जा रहे हैं। इस घटना को याद करके और पिता के प्रति खिन्न हो जाने पर उसने चाहा कि वो खिड़की से पिता को अंदर आकर सो जाने के लिए आग्रहपूर्वक कहे, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सका। वो असंतोष और सहानुभूति दोनों के बीच में भटकता रहा। न लोको शेड से उठती इंजनों की सटिंग ध्वनि, न कंक्रीट की गेंद टंग पर आते हुए धूम, धूमनगंज की ओर इक्के दुक्के लौटते इक्को के घोड़ों की टप टप, न झगड़ते कुत्तों की भौंका भाकी। बस कहीं कहीं उल्लू की आवाज सुनाई पड़ रही थी। रात्रि के शहर का आवाज कुछ पलों के लिए मर सा गया था। उसको उम्मीद हुई किसी भी समय दूर या पास से कोई आवाज अकस्मात उठ जाएगी, घड़ी टंटना जाएगी या किसी दौड़ती हुई ट्रक का तेज लंबा हॉर्न बज उठेगा और शहर का मरा हुआ आभास पुनः जीवित हो जाएगा। पूरा शहर कभी सोता है या मरता है। बहुत से सोते हुए जान पड़ने वाले भी संक्षिप्त ध्वनि के साथ लगभग ध्वनिहीनता के बीच जगे होते हैं। रात काफी बीत चुकी थी और इस समय उसका ये सोचना केवल निरर्थक था। शायद पिता औध गए थे। करवट बदलने से उत्पन्न होने वाली खाट की चरमराहट, आम टटोलते समय सूखी पत्तियों की आवाज, लाठी की पटक, मकान के फेरे के वक्त खसखस, कुत्ते बिल्लियों को दौड़ाने के लिए उनका हड़काना कुछ भी सुनाई नहीं पड़ रहा था। विचार से कि पिता सो गए होंगे उसे परम शांति महसूस हुई और उसे लगा कि अब वो सो सकेगा। शीघ्र नींद के लिए उसने टकटकी बांधकर पंखे की तरफ देखना शुरू कर दिया। गर्म हवा के बावजूद दिन भर की थकान से उसका जो मन था अब थक चुका था, नींद में चित्त हो गया था। थोड़े समय उपरांत वहां एकाएक उचक्कर बैठ गया। उसने चारों तरफ देख पाने के लिए आंखें गड़ाई। अंधेरे को घूरा। हुआ यह कि उसे एकाएक बहुत गर्मी सी लगी, अजीब सी सरसराहट महसूस हुई। शायद पसीने से भीगी टांग पत्नी के बदन से छू गई थी और मुंह का स्वाद बुरा हो आया था। किसी बुरी बीमारी के कारण अक्सर ऐसा हो जाया करता है। उठकर उसने 2-3 कुल्ले किए और ढेर सारा पानी पिया। सब कुछ वो अधनींद में ही करता रहा। आंगन से पानी पीकर लौटते समय उसने इत्मीनान के लिए खिड़की से बाहर की तरफ देखा। अब तक नींद जो थोड़ी बहुत थी काफूर हो गई। पिता सो नहीं गए हैं अथवा कुछ सोकर पुनः जगे हुए हैं, पता नहीं। अभी भी उन्होंने कहा, हे राम तू ही सहारा है, कहकर जमाई ली। ऐसा उन्होंने कोई दबकर नहीं किया। रात के लिहाज से काफी शोर उठते कहा है। शायद उन्हें इत्मीनान है कि घर के सभी लोग निश्चित रूप से सो रहे हैं। पिता ने अपना बिस्तरा गोल मोड़कर खाट के एक सिरे पर रख लिया और वही सुराही से प्याले में पानी ले लेकर खटिया की बात को गीली कर रहे थे। सुराही से खाट तक और खाट से सुराही तक पहुंचने पर उन्हें काफी समय लग जाता। बहुत बार ऐसा करने से खाट का जो बांध था तर हुआ। उसके बाद उन्होंने पानी पिया और पुनः एक बड़ी आवाजदार जम्हाई के साथ लिपटे हुए बिस्तर का सिरहाना बना निकरी खटिया पर लेट गए।
सुबह होने पे पता नहीं कितनी देर थी। थोड़ी देर बाद उन पंखा जमीन पर गिरकर उनका दायां हाथ खटिया की पाटी से झूलने लगा। चारों तरफ धूमिल चांदनी फैलने लगी। सुबह जो दूर है कि भ्रम में पश्चिम की ओर से कौवे कांव कांव करते उड़े। वो खिड़की से हटकर बिस्तरे पे आया। अंदर हवा वैसी ही लू की तरह गर्म थी। दूसरे कमरे स्तब्ध थे। पता नहीं बाहर की उमस और बेचैनी कैसी होगी। वो जागते हुए सोचने लगा कि अब पिता निश्चित ही सो गए होंगे, पर शायद। कैसी लगी दोस्तों आपको ये कहानी? अगर पसंद आई हो तो आगे शेयर कर दीजिएगा और ऐसी ही कहानियों का आनंद लेने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।